जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बोलते हुए कल मोदी जी ने कुछ इस तरीके की बातें भी बोल दी जो शायद कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं थी कि मोदी जी इस बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन बात हुई तो हो ही गई। और ऐसे में 1966 के मिजोरम में हुए एक हालात के ऊपर भी चर्चा हो गई, जिसके के बारे में मैं समझ सकता हूँ कि हम में से अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। यदि आप भी नहीं जानते हैं मिजोरम में हुए 1966 के उस चर्चे के किस्से के ऊपर, तो उसी के ऊपर चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय लोगों पर वायुसेना से हमला करवाया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मिजोरम के लोग भारत के नागरिक नहीं थे? यहाँ के निर्दोष नागरिकों पर कांग्रेस ने हमला करवाया था और आज भी 5 मार्च को पूरा मिजोरम इस बात का शोक मनाता है। कांग्रेस ने इस सच को छिपाया, कभी घाव भरने की कोशिश नहीं करी और इस वक्त इंदिरा गांधी पीएम ही हुआ करती थी। 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए ये बात पीएम मोदी ने कही। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के सवालों पर पीएम मोदी ने 57 साल पहले की इस घटना का जिक्र किया। जब हम लोगों ने इस बारे में और जानने की कोशिश करी तो जाहिर सी बात है पढ़ते और खुलती चली गई। तो ऐसे में मिजोरम में हुए वायुसेना के उस हमले की पूरी कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तारीख थी 5 मार्च 1966। जगह अभी के मिजोरम की राजधानी आइजोल। समय था सुबह 11:30। आसमान में 4 लड़ाकू विमान शहर को चारों ओर से घेर लेते हैं और बम बरसाने लगते हैं। ये किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के ही विमान थे। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा हुआ करता था और उसे मिजो हिल्स कहा जाता था। ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक चलती रही। इस बमबारी को अब करीब 57 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। हालांकि इस कहानी की शुरुआत 6 साल पहले 1960 में ही हो गई थी। तब मिजो हिल्स असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था और इसी साल मतलब कि 1960 में असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया था। मतलब कि जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मिजो लोग इसका विरोध कर रहे थे। 28 फरवरी 1961 को इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF बना था। इसके नेता थे लालडेंगा। MNF ने शुरुआत में शांतिपूर्वक धरनों से अपनी बात रखी। साल 1964 आते आते असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इसमें अधिकतर मिजो लोग थे। इससे मिजो हिल्स के लोगों में नाराजगी और बढ़ी और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाले MNF अब हिंसा पर उतर आए। इसी बीच जो मिजोवासी बटालियन से निकाले गए थे वे लोग MNF में शामिल हो गए और इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई। बॉर्डर होने के चलते तब वे पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भी मिजो नेशनल आर्मी को हथियारों के रूप में मदद मिलने लगी। चीन भी इस साजिश में शामिल रहा और गुपचुप तरीके से MNF का समर्थन कर रहा था। सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में जाकर छिप गए। सुरक्षा बलों ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लालडेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लालडेंगा पर मुकदमा चला लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और इस मौके पर दबाव बनाने के लिए MNF ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा। इसमें लिखा था कि मिजो देश भारत के साथ लंबे स्थायी और शांतिपूर्वक संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई रहस्यमय। शास्त्री की मृत्यु को 11 दिन भी नहीं हुए थे कि 21 जनवरी को मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF के नेता लालडेंगा ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्न को पत्र लिखा। वे लिखते हैं कि अंग्रेज़ के समय भी हम लोग आज़ादी की स्थिति में रहे। यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता से उपजा राष्ट्रवाद अब परिपक्व हो गया है। अब हमारे लोगों की एकमात्र इच्छा अपना अलग देश बनाने की है। पत्र लिखे जाने के तीसरे दिन यानी कि 24 जनवरी को इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती और इंदिरा के सामने एक अलग तरह की चुनौती आने वाली थी। दरअसल 4 दिन बाद ही मतलब कि 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला किया गया। अगले दिन यानी कि 29 फरवरी को MNF ने भारत से आज़ाद होने की घोषणा कर दी। अचानक हुए ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और चंपाई और लुंगलाई जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिजोरम द डैगर ब्रिगेड किताब में निर्मल निवेदन ने लिखा है कि MNF उग्रवादियों का मुख्य जत्था असम राइफल्स के ठिकाने पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके।
वहीं एक जत्थे ने सरकारी खजाने पर धावा बोलकर 18 लाख रुपए लूट लिए। सीमावर्ती नगर चंफाई में वन असम राइफल के ठिकाने पर आधी रात को हमला इतनी तेजी से हुआ था कि जवानों को अपने हथियार लोड करने और लुंगलाई और आइजोल खबर करने तक का समय नहीं मिला। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें भी थीं। एक जूनियर कमीशन अफसर के साथ 85 जवानों को बंधक बना लिया गया और यहाँ से किसी तरह से 2 सैनिक भागने में कामयाब भी हुए। इन दोनों सैनिकों ने हमले की जानकारी दी और इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के साथ सारे कनेक्शन टूट जाए। भारतीय सेना वहां पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमएनएफ की ओर से हो रही लगातार गोलाबारी से वो मदद नहीं पहुंचा पाई। इसके बाद एमएनएफ असम राइफल्स के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारकर अपना झंडा फहराता है। उधर दिल्ली में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से हिल जाती हैं और सेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दे देती हैं। इसके बाद 5 मार्च 1966 को वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों को आइजोल में एमएनएफ के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी दी गई। इनमें 2 लड़ाकू विमान फ्रांस से बने दैसे ऑर्गन और 2 ब्रिटिश हंटर विमान थे। दैसे ऑर्गन को भारत में तूफानी नाम से जाना जाता था। असम के तेजपुर, कुंभीग्राम और जोरहाट से उड़ान भरने के बाद पहले इन लड़ाकू विमानों ने मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर किया। दूसरे दिन इन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बम बरसाए और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और अन्य क्षेत्रों में 13 मार्च तक बमबारी करी। इन विमान पायलटों में 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में नाम कमाया। एक का नाम था राजेश पायलट और दूसरे थे सुरेश कलमाड़ी। बमबारी से घबराए स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण ले ली। वहीं एमएनएफ के उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में जा छिपे। विद्रोहियों को तितर-बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मिजो नेशनल फ्रंट के मेंबर रहे थंगसांगा उस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि बमबारी से हम सब आश्चर्यचकित रह गए। हमारे छोटे से शहर को अचानक 4 लड़ाकू विमानों ने घेर लिया। अचानक गोलियों की बारिश होने लगी और बम गिराए गए। जलती हुई इमारतें ढह गईं और हर तरफ धूल और अफरा तफरी का माहौल था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि आइजोल शहर में आग लग गई थी, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में सिर्फ 13 आम नागरिक ही मारे गए। सरकार और सेना ने इस बात से भी इनकार किया कि आइजोल पर बमबारी करी गई। 9 मार्च 1966 को कोलकाता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से कहा गया कि लड़ाकू विमानों को एयर ड्रॉप और आपूर्ति के लिए भेजा गया था, बम बरसाने के लिए नहीं। लेकिन फिर वही सवाल था कि राशन गिराने के लिए कोई फाइटर जेट आखिर क्यों भेजेगा। वायुसेना के बम गिराने को लेकर इंदिरा गांधी पर सवाल भी उठे। पत्रकार और द प्रिंट के संपादक शेखर गुप्ता ने अपने लेख वॉज इंदिरा गांधी राइट टू यूज एयर पावर अगेंस्ट हर ओन कंट्रीमैन में उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट दी। शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा कि आप अपने आप को इंदिरा गांधी की जगह रखकर देखिए। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद सत्ता में आए सिर्फ 6 दिन हुए थे। पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई समाप्त कर कुछ ही महीने हुए थे, जिसका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला था। दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन जोर पकड़ रहा था। नागालैंड में चीन और पाकिस्तान के खुले समर्थन से अलगाववादी ताकतें सिर उठा चुकी थीं। ऐसे समय में लालडेंगा ने भी विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इस बीच विद्रोह को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम उठाया। जनरल सैन मानेकशॉ की अगुवाई में एक नया प्लान बनाया गया। बमबारी के 1 साल बाद 1967 में सरकार की तरफ से एक योजना लागू करी गई, जिसके तहत गाँव का पुनर्गठन किया गया और इसके तहत पहाड़ों पर रहने वाले हजारों मिजो लोगों को उनके गांव से हटाकर मुख्य सड़क के दोनों ओर बसाया गया, ताकि भारतीय प्रशासन उन पर ज़रूर नज़र रख सके। मिजोरम के कुल 764 गाँव में से 516 गाँव के निवासियों को उनकी जगह से हटाया गया। केवल 138 गाँव को नहीं बदला गया। इस बमबारी ने मिजो विद्रोह को उस समय भले ही कुचल दिया हो, लेकिन मिजोरम में अगले 2 दशकों तक अशांति छाई रही। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और एमएनएफ के बीच ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना और इसी साल मिजोरम में पहली बार चुनाव हुए और लालडेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री भी बने। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।